आज हम जो मोहम्मद गोरी की कैंपेन्स है उन पे बात करेंगे। तो जो अफ़गानिस्तान से यहाँ मतलब जो सब कॉन्टिनेंट है यहाँ उस टाइम का इंडिया पाकिस्तान है। तो उस मुख्तलिफ पासेस है जिनसे यहाँ पे लोग आते हैं। तो आप देखिए जो मोहम्मद गोरी है वो गोमाल पास से आए। तो ये वेस्ट ऑफ डेरा इस्माइल खान है। तो ज़्यादातर लोग क्योंकि खैबर पास से आ रहे थे यहाँ आते थे, लेकिन क्योंकि ये जो मतलब गोमाल पास था ये ज़्यादा सेफर था और इसी के साथ ये थोड़ा मतलब नज़दीक भी पड़ता था जिन इलाकों पे मोहम्मद गोरी हमला करने वाले थे। सो दैट इज़ वाई कि उन्होंने यही प्रेफर किया कि वो गोमाल पास के थ्रू आए। तो हम देखते हैं 1175 में वो कारमातिया करामीता जो सेक्ट था उनकी वहाँ पे मतलब हुकूमत मुल्तान में थी या बड़ा असर रसूख उनका वहाँ पे था। तो उनके खिलाफ सबसे पहले मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे कैंपेन की थी। उसके बाद 1176 एडी में वो अच जो सिंध में पड़ता है इस पे मोहम्मद गोरी ने हमला किया। तो इसको बैटल ऑफ अंदखुद कहते हैं जो मलिक नसीरुद्दीन एतम था। इसमें हम देखते हैं कि मोहम्मद गोरी की फ़ौज ने यहाँ पे कामयाबी हासिल की और फिर जो यहाँ पे जो गोरियों की मतलब हुकूमत बनने वाली थी यानी वो पेनिट्रेट कर रहे थे यहाँ जो मेन लैंड इंडिया का था। उसके बाद 1178-79 में वो जो राजपूत का एरिया था गुजरात राजस्थान वगैरह राजपूताना, तो गुजरात की तरफ वो मोहम्मद गोरी आ गए क्योंकि ये भी अब मुल्तान से सिंध के साथ ही ये भी पड़ता था। तो नहरवाला में कायदारा एक गांव है माउंट एबू हाँ उसके नज़दीक मोहम्मद गोरी की जंग हुई थी जो कि इनका मतलब राजा भीमदेव मलराज था गुजरात का, उसकी फ़ौज के साथ इनकी जंग हुई। तो इसमें कहा जाता है मोहम्मद गोरी को हरा दिया गया यानी उनको भागना पड़ा वापस। अच्छा, एक बात मैं जो इसमें भूल गया था कि जो सिंध में हुआ था वहाँ कहा जाता है कि जो वहाँ की क्वीन थी यानी जो उस टाइम के जो बादशाह उनकी जो बीवी थी उसी ने सरेंडर किया था फोर्ट मोहम्मद गोरी को और फिर उसने अपने हस्बैंड का कत्ल भी किया था और फिर ये जो शहाबुद्दीन या मुइज़ुद्दीन गोरी हैं उनके साथ उनने शादी की थी। तो अब गुजरात में मोहम्मद गोरी को शिकस्त हुई और वो वापस चले गए। अच्छा, उसके अगले ही साल यानी 1179-80 में उन्होंने पेशावर पे हमला किया। पेशावर क्योंकि लाहौर पेशावर वगैरह अभी भी गजनवियों के कंट्रोल में था, तो लिहाजा इस इलाके पे भी मोहम्मद गोरी ने अब हमला कर दिया। उसके बाद जो मेन टारगेट पंजाब की तरफ, अब देखिए अब मुल्तान से वो गुजरात की सिंध में आ गए थे। अब उसके बाद मोहम्मद गोरी का जो टारगेट था वो पंजाब था क्योंकि गजनवियों के जो आखिरी निशाना थे आखिरी रूल जो चल रहा था वो पंजाब और पंजाबी गेट यानी जो वो ताबर हिंदा या सर हिंद वगैरह का इलाका जिसको गेटवे कहा जाता है यानी समझा जाता था इंडिया का। तो 1181-82 में जो खुसरो मलिक था तो उसने हमला किया गोरी ने, लेकिन ये इस मतलब आप समझे इसकी इतनी सलाहियत ही नहीं थी कि ये मोहम्मद गोरी का मुकाबला कर सके। तो इस वजह से उसने एक पीस ट्रीटी के लिए मोहम्मद गोरी को ऑफ़र किया जो उसने कबूल किया। और इसके बाद 1182 में फिर से उन्होंने जो कराची का एक मशहूर देबुल जिस पे हम बात कर चुके उस पोर्ट पे मोहम्मद गोरी ने हमला किया। 1184-85 में दोबारा से यानी लाहौर पे दोबारा से मोहम्मद गोरी ने हमला किया। तो जो खुसरो मलिक था उसने फिर से ये कोशिश की कि एक ट्रीटी हो यहाँ पे मोहम्मद गोरी के साथ, लेकिन मोहम्मद गोरी ने अपनी फ़ौज को ये मशवरा दिया कि आप इस पे हमला करें और इसके बाद आप सियालकोट पे, ये सारे एरियाज आज पाकिस्तान में पड़ते हैं, तो इस पे आप हमला करें। हम 86 यानी जब एक इसके बाद जब लाहौर पे गोरियों ने कब्जा किया तो इसको कहा जाता है कि मतलब एक जो ये खुसरो शाह था उसका बाप वहाँ गिरफ्तार करके लिया गया था मोहम्मद गोरी ने, तो उसने उसको रिलीज़ किया। अब ये खुसरो मलिक खुसरो खान ये समझ रहा था कि मोहम्मद गोरी शायद अब अमन के साथ हमारे साथ रहेंगे, लेकिन वो भी बात ही चल रही थी कि मोहम्मद गोरी ने जो रावी दरिया है उसको पार किया और एक सरप्राइज अटैक किया इन पे। फिर इस खुसरो को गिरफ्तार किया जो बालरवान का गुर्जिस्तान में एक किले में उसको कैद किया गया
और 1192 में यहाँ पे उसकी डेथ हो गई थी। तो इस तरह से लाहौर कैप्चर हुआ। ये लाहौर यहाँ पे गजनवियों की एक आखिरी पनाहगाह या आखिरी जो टेरिटरी जो गजनवाइड रूल के अंदर इंडिया में थी, वो लाहौर का इलाका था। अच्छा, अब इसी लाहौर में जो ये खुसरो मलिक था, उनकी हुकूमत थी। तो इस तरह जो गजनवियों की हुकूमत हिंदुस्तान में थी, उसको गोरियों ने यहाँ पे ख़त्म किया। अब देखिए ये मतलब ये गजनी से निकले। गजनी से आप देखिए ये मतलब मुल्तान, सियालकोट और फिर आप सिंध के इलाके देखिए, तो एक चेन इन्होंने बना रखी थी जो मिलिट्री पोस्ट्स की। यानी अब ये टाइम राइप था कि ये अब जो आज का इंडिया है इस पे अटैक करते। अब देखिए उसके बाद इन्होंने मतलब जिसको कि ताबर हिंदा या बठिंडा कहा जाता है, तो बठिंडा पे इन्होंने, कुछ लोग कहते हैं ये ताबर हिंदा, ये सरहिंद का इलाका है, आज का जो पटियाला के नज़दीक इंडिया में पड़ता है। इस पे मोहम्मद गोरी ने हमला किया और कोई ज़्यादा रेजिस्टेंस वहाँ पे उन्होंने नहीं दिखाई और इस तरह से उन्होंने कैप्चर इसको किया। अब जब नज़दीक के वहाँ पे रोलर्स थे तो उनको मतलब एक लॉजिकल बात है, इस चीज़ से थ्रेट पैदा हो गया था। तो उस टाइम का जो मशहूर रूलर था यहाँ पे, जिनको कहा जाता है कि राय पिथोरा उनको लिखते हैं, इस तरह से हम उनको पृथ्वीराज, जो चमन से ताल्लुक़ रखते थे, पृथ्वीराज थर्ड। तो ये जो इस्लामिक सोर्सेज उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सोर्सेज है, उसको राय पिथोरा लिखते हैं। तो इसने ये सोचा कि क्योंकि ताबर हिंदा हमारे यहाँ सरहिंद बिल्कुल हमारे इलाके अजमेर में हुकूमत करता था और इसका भाई था जो कि दिल्ली में हुकूमत करता था, तो इसने सोचा कि हमारे नज़दीक में आ गए हैं। तो इसने फौज जमा की और इन्होंने यही कहा कि हम इन्हें खंड राय या गोविंद राय जो उसका भाई था उसके साथ ये मिल के ताबर हिंदा पे अब हमला करेंगे। ये मतलब दिल्ली से यहाँ की तरफ निकले और सरस्वती जो दरिया था उसकी जगह पे इन्होंने पड़ाव डाला, जिसको कि ताराइन, हमारे यहाँ ज़्यादातर उसको तारीन पढ़ते लेकिन ताराइन ही हमारे सोर्सेज ने उसको लिखा। ये दिल्ली से कोई 90 मील दूर है और हरियाणा में आजकल पड़ता है। तो आप देखिए इस जगह पे मोहम्मद गोरी को खबर मिली कि एक फौज जमा हो गई है जो हमारे खिलाफ लड़ने आ रही है, यानी ताबर हिंदा पे वो हमला करेंगे। तो यहाँ पे जंग होता है जिसको कि तराइन की पहली जंग या फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। यहाँ पे क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी क्योंकि वो वापस जा रहे थे, तो एक मतलब आप समझिए अनप्रिपेयर्ड जंग वो लड़ने वाले थे। तो जब उनकी फ़ौज के खलजी वहाँ कमांडर्स थे, उन्होंने देखा कि ये इतनी बड़ी फ़ौज है, तो उन्होंने इसको गाइड किया था कि आप वापस जाए, लेकिन जंग छिड़ गई, गोरी ने इनकार किया और बहुत कम उसके सोल्जर्स उसके साथ रहे थे, तो वो ज़ख्मी हो गया था। फिर उसको एक वहाँ पे एक उसका एक खलजी सोल्जर था हॉर्समैन, उसने उससे वहाँ गिरफ्तार ये मतलब उठा के लिया और उसको गजनी वापस वो ले गए। तो इस वजह से तराइन की पहली जंग में पृथ्वीराज को मतलब एक कामयाबी मिल गई और उसके बाद उन्होंने ताबर हिंदा का जो फोर्ट है उस पर हमला किया। करीबन 13 यानी 13 मंथ्स तक वहाँ पे एक सीज रही और उसके बाद उन्होंने दोबारा से जो बठिंडा का फोर्ट है उसको कनकर किया। तो मोहम्मद गोरी की एक बड़ी शिकस्त थी, यानी उसका बड़ा एक तो वो खुद भी जख्मी, गोविंद राय ही ने, हालांकि उसने गोविंद राय के 2 दांत तोड़ दिए थे, गोविंद राय ने उस पर वो वार किया और उसका बाजू उसमें जख्मी हो गया था, लेकिन गजनी में उसने पूरे वो जो कमांडर्स थे उनका परेड करवाया था। अब उसने तैयारी की यानी दूसरी बार इसको हराने के लिए, ताकि मैं पृथ्वीराज चौहान या जो चमन डायनास्टी का राय पिथोरा था उसको मैं हराऊं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि 1191 में वो दोबारा गजनी से निकले और इस वजह इस टाइम जो कहा जाता है कि जो गजनी के बड़े बड़े जंगजू थे यानी वारलाड़ जो गजनी में थे वो उसके साथ आए थे। अब खरबाग को देखिए, खरमिल को देखिए, इला देखिए, हाँ मुकल्लबा को देखिए, यालदूज को देखिए, कबाचा को देखिए या ऐबक को देखिए, बड़े बड़े जो उसके कमांडर्स थे वो उसके साथ यहाँ आ गए। और पृथ्वीराज ने भी बड़ी तैयारी की है। कहा जाता है कि 150 यहाँ छोटे बड़े राजा हिंदुस्तान के जो पृथ्वीराज के साथ तराइन के मैदान में एक जंग लड़ने जा रहे थे। अब इसमें क्या हुआ कि मतलब जो पृथ्वीराज चौहान था उसको ये जो शिकस्त हुई जंग में,
अब उसके साथ क्या हुआ, हमारे पास दो वर्जन्स है। मिनहाजुल सिराज कहते हैं उसको उसी के बाद मतलब एग्जीक्यूट मार दिया गया था, लेकिन हसन निज़ामी ये कहते हैं उसको अजमेर लिया गया और उसके बाद उसको कुछ दिन बाद एक गद्दारी का इल्ज़ाम उस पर लगा दिया गया और उसको फिर कत्ल कर दिया पृथ्वीराज चौहान को। लेकिन ये कोई मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक कामयाबी थी जो टर्क्स की यहाँ पे, कि हिंदुस्तान का इतना एक बड़ा अलायंस बन गया था, 150 छोटे बड़े राजाज थे। और उस टाइम का जो अजमेर यानी हार्ट ऑफ इंडिया अगर आप देखें, मेलनेड का अजमेर, दिल्ली, यहाँ के राजाज को इन्होंने हराया था। और इस तरह से वो मतलब गोविंद राय वो भी मारा गया था, इन्हें बड़े बड़े राजा इस जंग में मारे गए। तो ये मोहम्मद गोरी की एक बड़ी कामयाबी थी यहाँ पे। तराइन के बाद वो यहाँ से वो सरसूती, हांसी, समाना वगैरह वगैरह निकले। तो ये मतलब आप देखिए अजमेर, तो उन्होंने जो अजमेर का जो ये प्रोवेंस था ये डायरेक्टली अंडर अपने रूल नहीं, बल्कि जो सन इन लॉ था राय पिथौरा कहने पृथ्वीराज का जो दामाद था राय कोला, उसको यहाँ का हुक्मरान मोहम्मद गोरी ने बनाया। और उसके साथ साथ जो उसका एक बड़ा गुलाम था, स्लेव था, एक ट्रस्टेड जनरल था कुतुबुद्दीन ऐबक, उसको पंजाब का मतलब एडमिनिस्ट्रेटर बना के मोहम्मद गोरी वापस आ गए। तो ये मतलब एक जो कैंपेन स्टार्ट की मोहम्मद गोरी ने, और अब उन्होंने मतलब वो दिल्ली तक आ गए थे, जिस पे मैं दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन कैसे डाली गई उस पे मैं 2 पार्ट्स में इसके बाद बात करूंगा। लेकिन इसमें ये जो जानने वाली है कि एक तो जो गजनवियान यानी गजनवियों की जो हुकूमत भी पंजाब में चल रही थी उसको ख़त्म किया गोरियों ने। उसके साथ साथ उन्होंने चेन जो अपने फोर्ट्स या मिलिट्री पोस्ट्स की गजनी से यहाँ तक बनाई। और उसके साथ साथ जो इससे बढ़ के वाक़ा हुआ वो ये था कि जो हिंदुस्तान के उस टाइम के बड़े राजाज थे उनको हराया, यानी पृथ्वीराज या गोविंद राय जो उसके चमन उस टाइम थे। अच्छा, वहाँ पे गुजरात में चालुक्यास थे, हालांकि इनकी अपनी भी डिफरेंस, पृथ्वीराज ने इन सब के साथ जंगें लड़ी थी। आप विद्या भवन सीरीज में आप दिल्ली सल्तनत में जो वॉल्यूम है उस पर आप देखोगे कि पृथ्वीराज ने जो ये तमाम उसकी हमसाया स्टेट थी उसके साथ जंगें वो लड़ रहे थे, लेकिन उनका कोई टेरिटरी में इजाफा नहीं, वो अजमेर इसी के इर्द गिर्द उनकी टेरिटरी रही। तो नेक्स्ट पार्ट में हम इस पे बात करेंगे कि दिल्ली सल्तनत यहाँ से ऐबक कैसे दिल्ली तक आ जाता है, बख्तियार खिलजी कैसे बंगाल तक जाता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि कामयाबी टर्क्स को क्यों हासिल हुई और फिर इसका इम्पैक्ट इंडियन मतलब पॉलिटी या इंडिया की हिस्ट्री पे क्या पड़ता है। तो इसी पे आज हम इसको कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।